के लिए भी एक्सरसाइज होती है? क्या आप ये बात जानते हो? हे गाइस, वेलकम टू माय शो पॉडकास्ट विद शिव। आज हम बात करने वाले हैं दिमाग की एक्सरसाइज यानी न्यूरो फिजियोथेरापी के बारे में। आज हमारे साथ है डॉक्टर मनाली शाह, जो एक न्यूरो फिजियोथेरापिस्ट है। बहुत सारी बातें होती है ब्रेन की जो हमें नहीं मालूम होता है। डिजनरेशन होता है, एज के हिसाब से ब्रेन हमारा वीक होता जाता है, तो उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है। उसके लिए पर्टिकुलर एक डॉक्टर होता है जो एक्सरसाइज करवाता है। तो ये सारी बातें वो कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये सारी बातें इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये पॉडकास्ट पूरा देखिए, और अभी आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातें आपके सामने लेके आते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट के साथ। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। पहले तो आपको कैसा लगा, हमारा ये स्टूडियो कैसा लगा और यहाँ का वाइब कैसा? बहुत अच्छा लगा, और आपका ये एटमॉस्फेयर बहुत लाइव लगा पॉडकास्ट के लिए जो बनाया है आपने पूरा। ओके, थैंक यू कि आप हमारे शो पे आए, और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हम करने वाले हैं आज। लोगों को नहीं मालूम होता है कि क्या है न्यूरो फिजियोथेरापिस्ट। तो दिमाग का भी एक्सरसाइज होता है, दिमाग के लिए भी एक्सरसाइज के लिए फिजियोथेरापिस्ट होता है, वो सबको नहीं मालूम है। तो इसका रोल क्या है, उसके बारे में बताइए हमें। बेसिकली न्यूरो फिजियोथेरेपी इज अ ब्रांच ऑफ फिजियोथेरेपी विच इज स्पेशली मेड टू ट्रीट ब्रेन डिसऑर्डर्स। जैसे कि किसी को पैरालिसिस का अटैक आया, पार्किंसंस है जैसे जिसको हम कंपवा बोलते हैं, किसी को अल्जाइमर्स, डिमेंशिया है, बहुत सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज है जिसके शायद ही नाम आपको पता हो कि ALS है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी और एन नंबर ऑफ डिसीजेस जिसके अंदर नर्व्स जुड़ी है। और ब्रेन के अंदर कोई डिजनरेशन है, या आपने सुना होगा कि ब्रेन में नस का फट जाना, हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ, या तो ब्लॉकेज हो गया, इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ, फिर स्ट्रोक होने के बाद मूवमेंट में दिक्कत, पैरालिसिस हो जाता है, बोलने में दिक्कत, समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते। तो ये न्यूरो फिजियोथेरेपी की जो ब्रांच है वो सब चीज़ों को टारगेट करके पेशेंट को नॉर्मल टू लीव बनाती है। मतलब वो अपने आप उनका बैलेंस रिगेन कर पाए, उनकी मूवमेंट आए, उनकी स्पीच में इम्प्रूवमेंट आए, उनका सोचना समझना इम्प्रूव हो, उस पे हम वर्क करते हैं। सो दिस इज़ अ टारगेट ओरिएंटेड ब्रांच जो स्पेसिफिकली ये सारी दिक्कतों पे काम करती है। तो इसके लिए स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, यानी फिजियोथेरापिस्ट और न्यूरो फिजियोथेरापिस्ट के बीच का क्या डिफरेंस है? 4.5 साल का जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स है वो मैंने किया यहाँ SSG हॉस्पिटल MS यूनिवर्सिटी से। उसके बाद वहीं से मैंने 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन इन न्यूरो फिजियोथेरेपी किया, और 10 साल से मैं पार्किंसंस डिसीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स के साथ डील कर रही हूँ, जिसमें मेरी ट्रेनिंग स्पेसिफिकली ये डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो है उसको कैसे ट्रीट करते हैं। उसमें जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, अलग अलग तरीके की बहुत सारी थेरेपी इंटरनेशनली अवेलेबल है, वो सब चीज़ों में हमारी ट्रेनिंग है। तो कोई न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन आपके पास कोई पेशेंट रेफर करता है? एग्जैक्टली, बहुत सारे न्यूरो फिजिशियन सर्जन्स हमको केसेस भेजते हैं। तो ज़्यादातर अभी क्या देखने को मिलता है मैडम? ज़्यादातर तो ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इवन यंग जनरेशन में आपको मैं बताऊँ 30 साल के बाद भी ब्लड प्रेशर के केसेस बहुत है, एंड दे डोंट बॉदर फॉर दैट, दे डोंट गो फॉर द चेकअप। तो ब्लड प्रेशर क्या हाई जोन में रहता है। फिर यंग जनरेशन को भी स्ट्रोक्स आते हैं, जैसे 35-40 की एज में भी स्ट्रोक की तादाद बढ़ रही है, और ज़्यादातर स्ट्रोक कभी भी आ सकता है। तो ब्रेन स्ट्रोक ये सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है, इस्चेमिक स्ट्रोक, बिकॉज आपको भी पता है लाइफस्टाइल अभी कैसी है सबकी, जंक फूड्स, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, ज़्यादातर बैठ के काम करना। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को बढ़ा के ये सब चीज़ों की ओर ले जा सकती है। एक्चुअली एवरेज ब्लड प्रेशर तो अभी बढ़ गया है ना, पहले बोलते थे 80-120 रहता था ना सबका, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, वो भी नॉर्मल मेंटेन 120/80, 130 को भी चलो नॉर्मल। नॉर्मल अगर कभी कभी किसी यंग पेशेंट में 140/90 भी मिलता है, डायस्टोलिक प्रेशर अगर 90 भी ज्यादातर है एंड सिम्टोमेटिक है, तो ज्यादातर फिजिशियंस तो उसको ट्रीट करते ही है। तो इसका क्या रीजन होता है मैडम, जो ब्लड प्रेशर अभी यंग एज में बढ़ रहा है? कुछ आदतें,
स्मोकिंग ड्रिंकिंग की, ओके, जंक फूड का ज्यादा सेवन, बाहर का खाना जो हम ज्यादा खाते हैं, आपको भी पता है कैसे बनता है, तो वो ज्यादातर ओबेसिटी की ओर ले जाता है और बढ़ता हुआ वजन ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों बढ़ाता है। और वो लोग क्या कि अभी इतनी एज में क्या दवाई खाने की, नहीं खानी, नहीं लेते, ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, नहीं चेकअप कराते, फिर अचानक से स्ट्रोक आ जाता है। सो हम यही बोलते हैं कि आपको अगर है, आपके डॉक्टर बोल रहे हैं आप दवाई लो तो लो, रेगुलर लो, उसके साथ एक्सरसाइज, डाइट मॉडिफिकेशन करो तो रिस्क कम हो जाएगा। आदतें छोड़ सकते हो तो छोड़ो। आफ्टर स्ट्रोक जो आप फिजियोथेरेपी करवाते हो तो वो क्या होता है और कैसे होता है? वंडरफुल क्वेश्चन। आफ्टर स्ट्रोक फिजियोथेरेपी एक आर्ट ऑफ फिजियोथेरेपी है, क्योंकि स्ट्रोक में जो हमारे ब्रेन का मूवमेंट के साथ कनेक्शन है वो लॉस हो जाता है। तो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोटोकॉल्स है। किस तरीके की एक्सरसाइज शुरुआत से, पोजिशनिंग एक्सरसाइज, ब्रेन कनेक्शन फॉर द मूवमेंट हम डेवलप कर पाते हैं। तो बहुत सारे फाइनेस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्सरसाइज होते हैं जिससे उनकी स्पीच, उनका सोचना समझना, हाथ की मूवमेंट, पैर की मूवमेंट, बैलेंस, वो सब धीरे धीरे इंप्रूव होता है, जिसमें गेट ट्रेनिंग, पोस्चरल रिहैब, बैलेंस ट्रेनिंग, स्पीच थेरेपी, कॉग्निटिव रिहैब एक पार्ट है। कॉग्निटिव रिहैब मतलब क्या? स्ट्रोक के बाद हमारे ब्रेन की सोचने की जो क्षमता है या तो कम हो जाती है या समझ नहीं पाते, रिस्पॉन्स डिले आता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो जब ये सब चीज़ें होती है तो उसके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज मोड्स होते हैं। जैसे किसी गेम है, आपने देखी होगी ना, कुछ माइक्रोसॉफ्ट एस बॉक्स की गेम है, अगर हाथ चल रहा है तो उससे कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट हम करा सकते हैं। तो ये से बहुत सारे फाइनेस्ट कॉम्बिनेशंस हम दे सकते हैं, उससे पेशेंट कम से कम 1 साल के अंदर तो अच्छे से अच्छे हो जाते हैं। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाइए कि जो किसी ने एक्सरसाइज की है, यानी आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट के पास आया है और एक नहीं आया है, तो उन लोगों में क्या डिफरेंस होता है, यानी स्ट्रोक के बाद, आफ्टर स्ट्रोक? यस, स्ट्रोक के बाद मान लो आपने एग्जाम्पल पूछा, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल सेट करके बताती हूँ। जैसे कि 40 इयर्स का एक बंदा है जो यंगी है, उसको स्ट्रोक आ गया, तो उसको ऐसा स्ट्रोक है कि आप उसको कुछ पूछोगे तो वो उसका आंसर नहीं दे पा रहा, उसका ब्रेन स्पीच के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा। सेकंड, उसको पूरा राइट साइड पैरालिसिस है मान लो। जिसने एक्सरसाइज अच्छे से नहीं की, थोड़ा बहुत सब करते हैं एक्सरसाइज करना, ये तो अभी सबके कॉन्सेप्ट में आ गया है, पर जो अच्छे से न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट के पास करते हैं तो उनका हाथ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ, चलते वक्त मुड़ जाए, फिंगर्स काम ना करे, जकड़ जाए पूरा का पूरा, चलते वक्त टेढ़ा मेढ़ा पैर को गोल गोल घुमा के चलना, या चलते वक्त गिर जाने की तादाद बढ़ना, पंजे की मूवमेंट नहीं आना। तो ये सब चीजें शायद अगर अच्छे से थेरेपी ना मिले तो हो सकती है। तो ये सब चीजें होने से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होती है। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी केस आते हैं जो 6-6, 7-7 महीने के बाद आते हैं, पर उसमें भी क्रिएटिवली हम आर्टिस्टिक मैनर में ये सारी थेरेपी अगर मर्ज करें तो उनका कॉग्निटिव, मोटर इंप्रूवमेंट, बैलेंस सब में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आया है, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट। मोटर इंप्रूवमेंट यानी आपका मूवमेंट, हाथ का मोटर इंप्रूवमेंट मतलब हाथ और पैर की मूवमेंट, चलना फिरना, उठना बैठना, फंक्शनल ट्रेनिंग, डे टू डे एक्टिविटीज। और कॉग्निटिव मूवमेंट मतलब मुझे पता है मुझे यहाँ से कप लेना है, पर मेरा ब्रेन सोच रहा है पर वो हाथ काम नहीं कर पा रहा, तो उसको ट्रेन करने के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज आती है। और जो स्पीच थेरेपी स्ट्रोक में होती है वो डिफरेंट होती है, वो सिर्फ आपके वर्ड्स के लिए नहीं है, वो ब्रेन का वर्ड्स के साथ कनेक्शन लेना है। तो उसके लिए काफी पेशेंस रख के बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स आते हैं जिससे उनका ब्रेन और स्पीच के साथ कनेक्शंस बिठाना पड़ता है। तो ये सारे जोन है, स्पीच थेरेपी का जोन, मोटर इंप्रूवमेंट का जोन, पोस्चर इंप्रूवमेंट का जोन, बैलेंस ट्रेनिंग। तो स्ट्रोक थेरेपी, न्यूरोफिजियोथेरेपी फॉर स्ट्रोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी अप्रोचेस, और जिसके लिए दिन भर काफी मेहनत करते हैं अगर पेशेंट्स, तो काफी अच्छे हो जाते हैं। मतलब स्ट्रोक का आना मतलब एंड ऑफ द लाइफ नहीं है, अच्छे होते हैं, लंबे समय तक अच्छे होते हैं। स्ट्रोक में ज़्यादातर दिखा है कि मुंह के जो मसल्स है वो भी खींच जाते हैं, यानी कोई खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, ऐसा भी होता है कभी? उसके लिए भी स्वेलोइंग थेरेपी, स्पीच थेरेपी आती है, वो मसल्स को ट्रेन करने के लिए स्टिमुलेशन और सब थेरेपी आती है। तो अगर किसी को ऐसा हो गया है और आपके पास 1-2 साल के बाद आए तो वो भी थोड़ा ट्रेन हो सकता है कि? आपने जो क्वेश्चन बोला 1-2 साल के बाद, डिफिकल्ट रहता है, चलो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब देखिए मैं ऐसा तो क्लियर कहूंगी कि स्ट्रोक में इम्प्रूवमेंट तो हमेशा आता है, पूरी लाइफ इंप्रूवमेंट तो आएगा अगर आप मेहनत कर रहे हो, पर वो 1 साल का पीरियड थोड़ा क्रुशियल रहता है जिसमें बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट आता है। अगर अच्छी थेरेपी कर रहे हो तो बहुत फास्ट आएगा, बट उसके बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट स्लो होता है। तो कुछ फैक्टर में गारंटी नहीं दे सकते, मेहनत कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट आएगा, स्लो आएगा, पर जैसे बैक टू नॉर्मल अगर टाइम वेस्ट हो गया ज्यादा तो ना भी आ पाए, यानी अर्ली ट्रीटमेंट इज नेसेसरी करो तो
हो सकता है काम। मैडम हम बात करने वाले हैं स्पेशली आज अल्जाइमर डिसीज और पार्किंसन डिसीज, तो ये दोनों डिसीज क्या है उसके बारे में बताइए। देखिए, पार्किंसंस और अल्जाइमर्स दोनों ही डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन है। पार्किंसंस डिसीज में क्या होता है, अपने ब्रेन में डोपामाइन बनाने वाले जो सेल्स हैं उसकी संख्या कम होना, यानी कि उसको डिजनरेशन बोलते हैं, डिजनरेशन होने लगता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है ब्रेन में, उसका डिजनरेशन होने से 50-60% वो लॉस होते हैं। उसके बाद सिम्टम्स आना शुरू होता है एंड डायग्नोसिस होता है, इट इज़ अ पार्किंसन डिसीज। अल्जाइमर्स में एसिटाइल कोलाइन कम होता है, उसकी वजह से श्रिंकेज होने लगता है, दैट इज ऑल्सो डिजनरेशन ऑफ द ब्रेन, तो दैट इज कॉल्ड अल्जाइमर्स डिसीज। तो अल्जाइमर्स और पार्किंसन के सिम्टम्स अलग अलग है, पर पर्सनालिटी और बिहेवियर चेंजेस तो दोनों में देखने को मिलता ही है। तो अल्जाइमर में हम सीधी भाषा में समझाए तो आदमी भूल जाना है। वो उसका एक सिम्टम है। डिमेंशिया जिसको बोलते हैं, तो डिमेंशिया का मतलब है भूल जाना। तो अल्जाइमर्स डिसीज का एक सिम्टम है भूल जाना, पर उसके साथ उनका डिसोरिएंटेशन, उनको मतलब पर्सनालिटी चेंजेस आपको बैठते हैं तो पता चलता है कुछ अबनॉर्मल है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ आई कांटेक्ट करके बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग ही बात कर रहे हैं, उनके साथ उनको कुछ अलग अलग भास होना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मतलब बहुत सारे सिम्टम्स का थोड़ा कॉम्बिनेशन भी रह सकता है। और धीरे धीरे जैसे डिसीज आगे बढ़ता है तो भूलना उस पर हावी होने लगता है। तो धीरे धीरे वो लोग छोटी छोटी चीज़ें भूलते हैं, फिर उसके साथ साथ डे टू डे एक्टिविटी में या पर्सनल हाइजीन में प्रॉब्लम होने लगती है, फिर उसके साथ साथ अपना आसपास का एनवायरनमेंट भी भूल जाते, खुद का नाम तक कभी कभी भूल जाते हैं। तो जैसे जैसे स्टेजेस आगे बढ़ते हैं वैसे ये तादाद बढ़ने लगती है। तो अल्जाइमर पे तो हमने एक मूवी देखी थी, 2004 में आई थी, नोटबुक करके, लव स्टोरी थी, और उसके अंदर बताया था जो फीमेल है उसकी पूरी लव स्टोरी है, वो जाके बंदा बताता है उसको, और फिर उसको मेमोराइज होता है कि ये तो मेरी ही स्टोरी है, उसको मालूम ही नहीं है कि वो सामने वाला बंदा उसका हस्बैंड है। यानी वो रिलेशन में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं इसकी वजह से। देखिए, ये न्यूरो के जो डिसीज है ना, कोई भी पकड़ लो, सब में सोशल कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्ट्रोक भी आया, पार्किंसंस हुआ, अल्जाइमर्स, कुछ भी लॉन्ग टर्म में आपके साथ किसी को मैनेज करना है, तो वो केयर गिवर बर्डन जो बोलते हैं, जो इंसान आपके साथ रह रहे हैं, फैमिली में है, तो बहुत बड़ा फैक्टर है वो। फिर उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा हो जाएगा, मतलब बहुत सारे वक्त हम केयर गिवर काउंसलिंग भी करते हैं, दैट हाउ टू बिहेव विद द पेशेंट, हाउ टू कीप योर मेंटल स्टेट काम एंड कूल। मतलब लंबे टाइम तक रहना है तो भाई अपनी भी लाइफ है। कभी कभी ऐसा देखा है केयर गिवर भी पेशेंट की केयर करते करते अपनी केयर करना भूल जाते हैं, तो उनको भी स्ट्रोक आ गया, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन 5-6 दिन तक नहीं खाई, ये रियल स्टोरी है। और अंकल तो ऑलरेडी पार्किंसंस है ही, आंटी को स्ट्रोक आ गया, अभी दोनों की केयर साथ में कर रहे हैं। सो ऐसे भी केस मैंने रियल में देखे हैं। तो केयर गिवर को भी अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, फैमिली को भी इतना ही ट्रेन करना पड़ता है आपके फील्ड के अंदर। मैडम, पार्किंसंस जो डिसीज है अर्ली स्टेज में भी देखे जाते हैं, यानी अभी मान लो कि कोई आदमी है, उसको देखना है, कभी कभी मैं मेरी बात करता हूँ कि सुबह में कुछ बोलते हैं तो मैं भी थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ, तो ये नॉर्मल है या ये अर्ली स्टेज है, कैसे मान सकते हैं? नहीं, स्ट्रेसफुल लाइफ में कुछ कुछ सिम्टम तो सब में है, तो दैट इज नॉट अ पार्किंसंस डिसीज। डिसीज को डायग्नोस करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। तो सबसे पहली चीज के ट्रेमर्स होते हैं, जैसे ध्रुजारी बोलते हैं, ट्रेमर्स, वो उसका कार्डिनल सिम्टम है। 70-80% केस में तो मिलता है, पर किसी को ट्रेमर्स ना भी हो तो उनकी क्रियाएं रोज बरोज की वो स्लो होने लगती है, उनका पोस्चर ऐसे झुक के आने लगता है, उनके हैंड राइटिंग चेंज होने लगे, छोटे छोटे हैंड राइटिंग कोई समझ नहीं पाता। डॉक्टर्स हैंड राइटिंग आर डिफरेंट देन दैट, इट इज नॉट पार्किंसंस डिसीज, जस्ट जोक अपार्ट। छोटे छोटे अक्षरों में लिखना, ये भी एक होता है। कोई इंसान को ऐसे भी शुरू होता है कि गिरने लगे, घर में बारी बारी से गिर रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है, क्यों गिर रहे हैं ज्यादा, यू नो, चलने में आपको लगता है ये एक पाँव घिसा के क्यों चल रहा है, ऐसे स्लाइड कर करके चल रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है उठने के बाद 2-3 स्टेप ऐसे चिपक के चल रहे हैं, फ्रीजिंग ऑफ गेट बोलते हैं जिसको हम। कभी कभी बोलने में दिक्कत, मास्क जैसा चेहरा, जैसे अभी हम दोनों बात कर रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशन, मेरे एक्सप्रेशन एज अ पार्ट एंड टोन ऑफ द वॉइस आ रहे हैं, वो पेशेंट ऐसे मास्क जैसा चेहरा बना के बात कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है व्हाई इज नॉट लाइक गिविंग एनी एक्सप्रेशन, व्हाई इज नॉट रिएक्टिंग, तो ये मास्क जैसा चेहरा बन जाना। फिर कभी कभी इसकी शुरुआत के लक्षणों में नींद नहीं आती रात भर, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, डिप्रेशन से भी इसकी शुरुआत कभी कभी होती है। तो यू नो
इनिशियल सिम्टम भी बहुत वेग है, किसको क्या आएगा नहीं पता, पर ये ऐसे ऐसे कुछ सिम्टम है कि जब इंसान डॉक्टर के पास जाता है कि ये क्या हो रहा है, ज्यादा ट्रेमर आता है, कोई भी जाता है, बहुत स्लो पड़ गए तो घर वाले लेके जाते हैं कि पहले तो ऐसे नहीं थे, पूरा दिन भागदौड़ करते थे, अभी क्यों इतना स्लो हो गए, पर्सनालिटी क्यों चेंज हो रही है, रोज दौड़ने वाला इंसान अभी स्लो होने लगा है। तो ये सब चीजें हैं जिसके साथ फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ लग रही है, आप देखो। फिर डॉक्टर उसका एनालिसिस करते हैं, पूरा हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, और ज्यादातर सिम्टोमेटिकली डायग्नोसिस हो जाता है। अगर सिम्टोमेटिकली पॉसिबल नहीं है, कुछ सिम्टम्स कार्डिनल या तो पेशेंट की यंग एज है, तो फिर कुछ स्कैन, टोडाट स्कैन वगैरह कराने की जरूरत पड़ती है। तो ये अभी आजकल यंग पेशेंट में भी देखने को मिल रहा है आपको? ये पूरा एक कैटेगरी है अब तो, यंग ऑनसेट पार्किंसंस डिसीज, दिस इज कॉल्ड YOPD। पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यंग पेशेंट्स 40 to 60 के बीच में आ रहे हैं। इवन द यंगेस्ट आई मेट रिसेंटली लास्ट ईयर वाज 28 years old फीमेल, सो दैट वाज माय फर्स्ट केस आल्सो। मतलब उनको काउंसलिंग ज़्यादा करना पड़ता है, सिम्टम्स तो चलो, पर आगे की लाइफ कैसी जाएगी, लाइफ में क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बहुत सारे इश्यू रहते हैं। तो यंग जनरेशन में ये क्यों आ रहा है ना, वो सब क्वेश्चन है कि क्यों, व्हाई यंग जनरेशन इज सफरिंग मोर फ्रॉम सच पार्किंसन काइंड ऑफ डिसीजेस। इवन अल्जाइमर्स के भी एक केस मुझे 32 years का मिला। तो ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ ओल्ड एज के डिसीज रह गए हैं ये। पहले ऐसा कहा जाता था ना कि 65 या 70 years के बाद ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को ऐसा ट्रेमर्स आना, झुक के चलना, ये सब तो कॉमन है, धीरा हो जाना, एज है, अभी ये नहीं होगा तो कब होगा, पर अभी ऐसा नहीं है। 40 to 60, इवन 30 प्लस में भी केसेस मिल रहे हैं। तो वी आर वर्किंग मोर ऑन दैट कि दिस पीपल शुड बी मोर एक्टिवेटेड सो दैट दे कैन लिव अ लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ विद गुड क्वालिटी। तो अभी जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल वगैरह, ये सब रोल करते हैं क्या इसके अंदर, यानी इसकी वजह से हो सकता है ऐसा कुछ? ऐसा कोई रिसर्च तो नहीं है कि इसकी वजह से होता है, पर या सोशल एंड साइकोलॉजिकल दोनों पार्ट स्ट्रेस पे इफेक्ट करते हैं। और कॉन्स्टेंटली लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स, स्ट्रेस वगैरह अगर आप नहीं झेल पाते, आपकी स्ट्रेस कॉपिंग मैकेनिज्म अच्छी नहीं है, तो कुछ डिसीजेज आने की शक्यता बढ़ जाती है। ऐसा तो रिसर्च थ्रू भी प्रूवन है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पेशेंट्स के साथ कि कोई ऐसी वारदात बन गई घर में, पर्सनल रिलेशनशिप में, कुछ भी बड़ी चीज जिसके अंदर वो लोग इतना दुखी हो गए और उसके अंदर ही रह गए ज्यादा टाइम, कोप अप ही नहीं कर पाए, मेंटल ट्रॉमा, तो फिर एंड अप विद द पार्किंसंस और एनी अदर डिसीज और समथिंग। पर ये क्या सब चीजें एक्सपीरियंस से जानी है, पर इसका कोई ऐसा ठोस रिसर्च में नहीं बोल सकती कि इस इंसान को इस वजह से ही पार्किंसन हुआ, यू नो। ऐसा भी हो सकता है उसके जीन्स में वो कैरी कर रहा है, पर ये इंसिडेंस उसको ट्रिगर कर गया। जो चीज शायद 60 साल के बाद आने वाली थी वो अभी 45 पे आ गई, ऐसा भी हो सकता है। तो व्हाट वी आर कैरिंग इन अवर जीन्स वी इवन डोंट नो। या तो अगर किसी के फादर को अल्जाइमर डिसीज है, हाँ, तो क्या उसको आ सकता है, यानी पॉसिबिलिटी कितनी है उसकी? जेनेटिकल ससेप्टेबिलिटी इज देयर, पर ये सब चीजों पे हमने ऐसा लेबल कभी किसी डॉक्टर ने भी नहीं लगाया कि पार्किंसंस या अल्जाइमर्स दोनों डिसीज जेनेटिक ही है, नहीं, हेरिडिटरी ही है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स की ऐसी हिस्ट्री है जिनमें उनको पता ही नहीं, 4 पीढ़ी तक तो किसी को था, किसी को नहीं है, फिर भी उनको आया है। तो मतलब इसको प्योरली जेनेटिक नहीं बोलते, पर ऐसे भी केस है जिसमें पेरेंट्स को था तो बच्चों में आया है। तो वो रिसर्च चालू है, वो जीन्स ढूंढ रहे हैं कि कौन से जीन्स का सब टाइप इसमें काम कर रहा है, तो शायद फ्यूचर में इससे कुछ बेनिफिट मिले, रिसर्च करने से कुछ क्योर मिल जाए ऐसा। तो अगर किसी के फादर को है, मान लीजिए आप बोल रहे कि ढूंढ रहे, मगर उसको भी ट्रीटमेंट करवानी है पहले से, प्रिवेंशन लेना है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसे ये सब क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते हैं। मेरे ग्रुप में जितने पेशेंट्स आते हैं ना, सबके जो बच्चे होते हैं ना, वो आते हैं पर्सनली मिलने के, मैडम हमको ना इससे हम क्या करें। अभी हमको भी पता है, गूगल पे हमने देखा कि हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है। तो मैं एक ही आंसर देती हूँ, देखो अभी आपको पता है आपके घर में ऐसे डिसीज है, आपकी पर्सनालिटी टाइप पहचानो। अगर आप पहले से ही बहुत एंशियस, स्ट्रेस में रहने वाले या फ्लाइट और फाइट रिएक्शन में हमेशा रहते हो, तो वो स्ट्रेस लेवल कम करो, अपनी लाइफ को मैनेज करो और अपना एक डिसिप्लिन रूटीन बनाओ, जैसे साइकिलिंग, चलना, दौड़ना, स्विमिंग, एरोबिक एक्सरसाइज। तो ये एरोबिक एक्सरसाइज का जो मोड है वो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स या ब्रेन को श्रिंकेज होने से बचाता है। तो जैसे अगर किसी को भी ऐसे डिसीज से फ्यूचर में बचना है तो फिजिकली एक्टिव रहो, बट विथ मेंटल पीस एक्टिव रहो। आप स्ट्रेस में ऑफिस का काम लेके पूरा दिन दौड़ रहे हो, वो वाला नहीं।
आप पीसफुली रनिंग में जा रहे हो, एक अच्छा एटमोसफियर क्रिएट करके एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कोई भी एक मोड ऑफ एक्सरसाइज सिलेक्ट करो, एरोबिक काइंड ऑफ एक्सरसाइज, दौड़ना, चलना, साइकिलिंग, कुछ भी वो करो रोज। तो शायद आपके जीन्स में भले ही ये है, पर उसको शायद आप भी डिले कर पाओ। ओके। साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज विच इज रिसर्च थ्रू प्रूवन कि साइकिलिंग करने से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स बनते हैं जो मतलब जो बाकी है न्यूरॉन्स उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो पार्किंसन पेशेंट को भी हम बोलते हैं कि साइकिलिंग तो रोज करो। और जिसको पहले के टाइम पे ये सब बहुत लेट आता था ना, डीजनरेशन, अभी बहुत फास्ट आ रहा है, तो इसकी वजह एक एक्सरसाइज भी हो सकती है कि एक्सरसाइज की कमी की वजह से, एक्सरसाइज की कमी, स्ट्रेस लेवल, यू नो, ओबेसिटी। पर ये भी एक बहुत बड़े क्वेश्चन है। कभी कभी बहुत सारे ओबेस लोगों को भी कुछ नहीं होता, कभी बहुत थिन पर्सन है उसको कुछ मतलब डिसीज आ जाता है, तो मतलब नहीं कहा जा सकता कि किसको होगा। पर जानकारी के हिसाब से एक्सरसाइज का रूटीन ब्रेन के डिसऑर्डर से बचाने में तो जरूर हेल्प करता है। ऐसा अभी कुछ मैडम आपकी पर्सनल कहानी बताइए कि आपने फिजियोथेरेपी और उसमें भी स्पेशलाइज न्यूरो फिजियोथेरेपी क्यों सिलेक्ट किया और कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ? मैंने फिजियोथेरेपी में एंट्री ली तब मैंने बीपीटी कंप्लीट किया। यानी आप पहले से ही मानते थे कि आप फिजियोथेरेपिस्ट बनेंगे? ऑनेस्टली नहीं, बचपन से गोल था ऐसा कुछ? नहीं, ऑनेस्टली फिजियोथेरेपिस्ट बनने का गोल नहीं था। आई वांटेड टू परस्यू फॉर मेडिसिन। आई हैड स्कोर्ड गुड परसेंटेज आल्सो बट कुड नॉट सिक्योर सीट इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो विद द गुड मेरिट आई एंटर्ड इन फिजियोथेरेपी गवर्नमेंट कॉलेज। वहाँ पे 4.5 years का कोर्स कंप्लीट करके आई वाज इन अ गुड मेरिट में, मेरा सेकंड रैंक था। देन आई गॉट इन एमपीटी न्यूरोलॉजी। तो न्यूरो फिक्स था। जब मैं फाइनल ईयर कर रही थी तब मुझे इतना इंसाइट था कि आई विल सिलेक्ट न्यूरोलॉजी ब्रांच। उसमें पीडियाट्रिक या एडल्ट न्यूरोलॉजी करूंगी वो नहीं पता था, बट देन स्पेशलिटी ऐसे ही धीरे धीरे डेवलप हो गई कि मेरा झुकाव एडल्ट न्यूरोलॉजी की ओर ज़्यादा आया। आई एम नॉट डीलिंग विद पीडियाट्रिक्स न्यूरोलॉजी, वो भी एक अलग सी अच्छी सी ब्रांच है। उसमें भी बहुत स्पेसिफिकेशंस है जो बच्चों को बहुत हेल्प करती है। पर मेरा स्पेशलाइजेशन पूरा एडल्ट न्यूरोलॉजी ब्रांच में है। फिर मुझे जैसे ही कंप्लीट किया आई गॉट द चांस टू एंटर इन द पार्किंसन सोसाइटी। इंडिया में एक पार्किंसन डिसीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी है जो पीडीलाइट कंपनी का है। तो उसका बड़ौदा चैप्टर उनको शुरू करना था। देन आई स्टार्टेड इन 2014। तो वो पूरा एक पार्किंसन डिसीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी बीके पारेख बीकेपी पीडीएमडीएस सोसाइटी करके है, जिसमें हम पार्किंसन पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स को वीक में 2 बार बुलाते हैं और उनको पूरा काउंसलिंग करवाते हैं। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग दिस सपोर्ट ग्रुप आई गॉट ट्रेन फॉर स्पीच थेरेपी, पोस्चरल रिहैब, पार्किंसंस की स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड थेरेपी, उसमें एलएसवीटी आता है, टाई ची, योगा फॉर पार्किंसंस, एरोबिक्स फॉर पार्किंसंस, चेयर एरोबिक्स। तो वो वाइड ट्रेनिंग विद एक्सपीरियंस 10 years में इतना होने लगा कि जितना भी वर्ल्ड में पार्किंसंस के लिए अवेलेबल है वो सब सीखते गए, करते गए। तो नाउ वी आर trained for Parkinson's rehab especially. Yes, we are treating all the cases, stroke and all, but ये specialization, ये जर्नी वहाँ पे स्टार्ट हुई और अभी तक बहुत अच्छा सफ़र रहा पार्किंसंस पेशेंट्स के साथ, उनके केयर गिवर्स के साथ। अच्छा लगता है कि चलो एक कुछ किसी की लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है। एग्जैक्टली। ऐसी कोई स्टोरी बताइए कि जिसमें पार्किंसंस है और ये फिजियोथेरेपी लेने के बाद, आपकी मदद लेने के बाद उसको काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। जैसे फिजियोथेरेपी कंटिन्यूअस 3 महीने किसी भी स्टेज ऑफ पार्किंसन में किसी ने शुरू की। अभी मेरे पास रिसेंट एक केस है, 65 years old फीमेल बट वेरी मच एक्टिव। तो शी स्टार्टेड विथ मी सिंस 3 months। सो वो पहले वॉकर के बिना नहीं चल पाते थे, वॉकर लेके ही चल पाते थे क्योंकि उनके दोनों पैर में बहुत रिजिडिटी थी। तो ये टारगेट ओरिएंटेड थेरेपी जो हमने कंटिन्यूअस की, नाउ शी कैन वॉक एटलीस्ट फॉर 20-25 minutes इन होल होम। शी कैन डू ऑल द हाउस होल्ड कोरस विथ गुड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेग्स, विद गुड बैलेंस, विदाउट एनी सिंगल फॉल एपिसोड। दैट इज एन अचीवमेंट फॉर अस के ऑलरेडी जो वॉकर पे आया हुआ केस था वो इस स्टेज पे मेरे पास आया, पर 3 महीने के बाद ये रिजल्ट भी मिल रहा है एंड शी इज वेरी हैप्पी विद दैट। इट मेक्स हर मोटिवेटेड टू विजिट द एनजीओ आल्सो। आई डू हर पर्सनल थेरेपी आल्सो। तो पूरा एक छोटा सा केस है, ऐसे बहुत सारे केस है। मतलब किसी भी स्टेज में अगर अच्छी थेरेपी मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा 30-40% इम्प्रूवमेंट तो आ ही जाता है। तो पेशेंट को तो इतना अच्छा लगता है कि अपना काम अभी हम खुद कर रहे हैं। इट इज एन अचीवमेंट फॉर देम कि आज मैंने खाना पकाया, तो इट इज एन अचीवमेंट फॉर देम कि खड़े रह के गिरे बिना खाना पका पाए।
सो ये सब चीज़ें ऐसी छोटी छोटी बहुत चीज़ें हैं. फिर यंग पेशेंट्स, कभी कभी उनको पार्किंसंस ऐसा है कि डिप्रेशन है और कोई सिम्टम ही नहीं है. आप बोलोगे मैम आप झूठ बोल रहे हैं, इसको पार्किंसंस कहाँ है, ये तो एकदम नॉर्मल लग रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे, बैलेंस अच्छा, ना ट्रेमर्स ना कुछ, बट स्टोरी अलग है. टोडैट स्किन में दिखा रहा है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स लॉस हो गए, एज 38 भले है पर है पार्किंसन. बट जब आप पूछोगे तब पता चलेगा दैट दे आर ऑन द पिल्स फॉर डिप्रेशन. वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पार्किंसन है. वो अभी ट्रीट होते 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 धीरे धीरे 3-4 साल के बाद थोड़े ट्रेमर्स आना शुरू हुआ है. पर डायग्नोसिस उन्होंने डॉक्टर को दिखा के कंफर्म तो करवा लिया कि फ्यूचर में ये डेवलप हो रहा है. वो इतनी एक्सरसाइज कर रही है आंटी, अभी डांस थेरेपी, आर्ट थेरेपी, पूरा अपने आप को इतना एक्टिव रख रहे हैं. तो मैं खुद उनको अभी 10 साल से तो देख रही हूँ. तो अभी भी वैसे के वैसे अच्छे से जा रहे हैं. एंड शी इज द रोल मॉडल ऑफ द एनजीओ. कभी भी उनको ले गए ना तो न्यूज़पेपर में भी फोटो देके नाम देके छपाया. ज्यादातर लोगों को अपनी आइडेंटिटी छुपानी है, मुझे किसी से किसी को पता नहीं चलना चाहिए. बट शी इज सो एक्सट्रोवर्ट दैट शी इज ओपनिंग अप ऑन हर डिप्रेशन. तो खुल के बात की उन्होंने. तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी है जो मोटर सिम्टम है, नॉन मोटर सिम्टम है, दोनों पे काम करती है. मतलब पार्किंसन में सिर्फ ध्रुजारी या गिर जाना ये सब नहीं है. डिप्रेशन, आभास होना, लॉस्ट होते हैं, इमोशनल लाइबिलिटीज, ये ऐसे बहुत सारे और भी सिम्टम्स है उसमें जो इनर पीस को, इनर वर्ल्ड ऑफ माइंड को इफेक्ट करते हैं. जो ब्रेन ट्रॉमा होता है, यानी आफ्टर इंजरी, रोड ट्रैफिक इंजरी हो गई या कोई और इंजरी हो गई, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगर न्यूरो फिजिशियन एडवाइस करता है फिजियोथेरेपी के लिए, तो उसमें क्या करवाते हो आप? देखिए, ब्रेन ट्रॉमा हुआ, कितनी सीवियरिटी पे हुआ, उसके ऊपर उसके सिम्टम्स होते हैं. जैसे मैंने स्ट्रोक में बोला वैसे सारे सिम्टम्स यहाँ पे भी आ सकते हैं. जैसे भूल जाना, स्पीच में प्रॉब्लम, स्पीच का ब्रेन के साथ कनेक्शन लॉस्ट है, जैसे कि वन साइड ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड, पैरालिसिस हो जाना, बैलेंस का इश्यू, बहुत सारे इश्यू. अभी मेरे पास एक आंटी का केस है, उनको क्रेनियोटोमी किया हुआ है और उनको 1 साल हो गया, अभी भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है. एंड शी हैज इम्प्रूव्ड ऑन हर मेमोरी, शी हैज इम्प्रूव्ड ऑन हर स्पीच. बैलेंस 0 था, उसमें से शी इज एबल टू वॉक इंडिपेंडेंटली. फिंगर की मूवमेंट, हैंड की मूवमेंट भी पूरी आ गई है. पर 1 साल की जर्नी हुई और पूरे दिन में 4-4, 5-5 घंटे मेहनत करवाते हैं उनसे, तब कहीं जाके ये रिजल्ट को मिला. तो मतलब इट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. वेदर ट्रॉमा, वेदर स्ट्रोक, वेदर डीजनरेशन, कुछ भी हुआ ब्रेन में, इट इज नॉट एंड ऑफ द स्टोरी. अभी साइंस बहुत आगे बढ़ा है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस अवेलेबल है कि आप इसको मेंटेन तो कर ही सकते हो और इम्प्रूव भी हो सकते हो. अल्जाइमर और जो पार्किंसंस है उसमें एआई का क्या रोल है? एआई का कुछ रोल आया है? एआई रोल्स अल्जाइमर्स में, जैसे कुछ अल्जाइमर्स और पार्किंसन दोनों की बात करें, वो ज़्यादातर क्वालिटी ऑफ लाइफ को और ओरिएंटेशन को, डे टू डे एक्टिविटी को डिफिकल्ट बनाते हैं. तो शायद कुछ ऐसे टूल्स है जो आपको याद कराए आपकी डे टू डे चीज़ें, ऐसी डिवाइसेस बन सकती है. कुछ वेरेबल्स बन सकते हैं, जैसे ट्रेमर को कम कर सके, वो बनने लगे हैं. तो वो एआई ऑपरेटेड अगर है तो उसमें कुछ फिक्स प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड, आप कहीं पे भी बैठे उसको उसका केयर गिवर भी शायद ऑपरेट कर पाए. ऐसे वेरेबल्स बन सकते हैं, ऐसे कुछ आइडियाज आ सकते हैं. पार्किंसन के पेशेंट के पैर चिपकते हैं, तो कुछ ऐसे वेरेबल्स, सॉक्स या कुछ एआई कनेक्टेड बन सकते हैं कि जो उनके फ्रीजिंग को ओवरकम करके उनका चलना आसान बना सके. या कुछ ऐसे वॉकर्स या ऐसा कुछ रोबोटिक डिवाइसेस बन सकते हैं. तो ऑलरेडी दिस रिसर्च इज गोइंग ऑन कि वो लोग बहुत सारी ऐसी चीजें अभी बना रहे हैं जिससे उनका ये जो ह्यूमन पोटेंशियल है जो डिक्रीज होने लगा है उसको ओवरकम करके डे टू डे एक्टिविटी तो एटलीस्ट आप इजी बना सको. चीजें याद करानी है, पानी पीना भी शायद भूल जाते हैं, तो वो भी याद कराना है, मेडिसिन के टाइमिंग याद कराने हैं. तो ये जब सब चीजें तो छोटी छोटी है, पर एआई जनरेटेड डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर्स, रोबोटिक्स, वेरेबल्स, ये सब चीजें फ्यूचर में न्यूरो रिहैब को चेंज करने लगा है. अभी ऑलरेडी रोबोटिक्स में तो हम आ ही गए हैं कि पूरा अगर बॉडी पैरालिसिस, आपने जीबीएस सुना होगा, जीबीएस में पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो जाता है. तो ऐसे रोबोटिक डिवाइस इनिशियली यूज करके न्यूरल प्लास्टिसिटी क्रिएट होती है और पेशेंट जल्दी से रिकवर करने लगता है. फिर उनको हम इंडिपेंडेंट बनाने लगते हैं. मतलब देयर इज अ थिन लाइन, मतलब कहाँ पे रोबोटिक्स और एआई को यूज करना है और कहाँ नहीं करना है, वहां से स्विच कब करना है, वो हमें सीखना पड़ता है. क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको खुद से सोच के काम करना सीखना है ना. आपको किसी डिवाइस पे डिपेंडेंट नहीं होना है. तो इट इज डबल एजर स्वॉर्ड. आप सब कुछ किसी पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो ब्रेन ऑलरेडी डिजनरेट होने लगेगा. अभी बोलते हैं ना, बच्चे लिखना भूल जाएंगे, टाइप करना ही सीखेंगे. शायद ये राइटिंग की स्किल ही हम भूल जाए.
क्योंकि नाउ दे आर ऑलरेडी ऑन टाइपिंग ओनली, किसी को पेन पकड़ के लिखना ही नहीं, ऐसा है ब्रेन का भी, यूज इट और लूज इट। जो भी फंक्शन अगर आप यूज नहीं करोगे तो वो लूज हो जाएंगे। तो रोबोटिक्स पे कहाँ से स्टार्ट करके स्विच करके एक्टिविटी डिपेंडेंट बना के एक्टिवली करने को सिखाना है, ये सब चीजें रिहैब में आती है। तो मैडम मल्टीपल स्क्लेरोसिस जी एक बीमारी है जी, उसके अंदर भी ये सेम ही एक्सरसाइज वगैरह आपने जो बताया मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। Okay. क्योंकि उसमें स्पास्टिसिटी होती है, बैलेंस लॉस होता है, बहुत सारे सिम्टम्स है उसके। Okay. तो उसमें एक्सरसाइज तो एक क्रूशियल पार्ट है, करनी ही पड़ती है। स्पीच थेरेपी से लेकर बैलेंस थेरेपी, पोस्चरल रिहैब, स्पास्टिसिटी के लिए पोजिशंस, मूवमेंट, तो मतलब उसमें तो एक्सरसाइज के बिना चलता ही नहीं है। दे कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ विद द एक्सरसाइज एंड इंटरफेरेंस, जो भी मेडिकल मीन्स अवेलेबल है वो सब का फाइनेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। मतलब एक बात बताऊं, ना ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ALS, PSP, MSA, पार्किंसंस, आप न्यूरोपैथीज जो डायबिटिक न्यूरोपैथीज है या कट इंजरीज, ऐसे केस में फिजियोथेरेपी के बिना तो चलने वाला ही नहीं है। मतलब दे आर द लॉन्ग टर्म पेशेंट्स, यू नो, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल तक भी करते रहते हैं। मतलब करना पड़ता है। नाउ एक्सरसाइज इज देयर गॉड, यू नो, उनको अब अच्छा जीना है तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। मगर ये सब लोग हो जाने के बाद ही समझते हैं, पहले कोई नहीं समझता, कोई समझता नहीं है, कोई समझना चाहता भी नहीं चाहता। बहुत सारे हमारे ऐसे वीडियो है कि हमने बहुत इन्फॉर्मेटिव रखे हैं तो भी लोग उसको समझना ही नहीं चाहते। Exactly. नहीं, अगर कुछ हुआ ना तब ये पॉडकास्ट खोल के देखेंगे, अरे इसमें है क्या, लाओ जरा जानते हैं। तब तो देर हो चुकी होती है ना। एग्जैक्टली, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी ना, सबको एक हैप्पी मूड में रहना है, जानना ही नहीं है, दुख भरी चीजें जाननी ही नहीं है हमको। मगर थोड़ा नॉलेज हो तो आप उसको पहले से ही थोड़ा प्रिकॉशन ले सकते हो। पर्सनालिटीज पर एक्सरसाइज रूटीन अगर आप बना रहे हो और मेंटल पीस को मेंटेन कर रहे हो, और सबसे ज्यादा एक स्पिरिचुअल एटीट्यूड इन द लाइफ जो आपकी कॉपिंग मैकेनिज्म को अगर स्ट्रांग बनाएगा तो आपको ये ब्रेन डिसऑर्डर्स कम हो गए, ऐसा मेरा मानना है। मेडिटेशन है, कोपिंग मैकेनिज्म्स, मतलब हाउ टू लुक एट द थिंग, वो अगर आप चेंज कर पाओ तो किसी भी सिचुएशन में न्यूट्रलाइज रह सकते हो। अगर वो एक सीख लिया तो आप ये डिसऑर्डर से बच सकते हो, क्योंकि ज्यादातर चीजें ऐसे इंसिडेंट्स के बाद ही ट्रिगर होती है। किसी की डेथ हुई, जैसे कि हस्बैंड की डेथ हुई, तो वाइफ हैज एंडेड अप विद डिमेंशिया इन 2-3 years, द पर्सनालिटी चेंजेस आर सो हाई दैट एंडेड अप विद साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, या तो पार्किंसंस जैसा कोई डिसीज हो गया। तो ये सब ब्रेन डिसऑर्डर्स ऐसे इंसिडेंट्स के बाद ज्यादा ट्रिगर होते हैं। तो क्योंकि वो कोप अप नहीं कर पाए, उसके साथ ये उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए। तो दुख तो सबकी जिंदगी में आने ही वाला है, आप कैसे कोप अप करते हो ना, वो अगर सीख लिया जाए किसी भी तरह से, आप मेडिटेशन करो, किसी से अच्छी बातें करो, अपने ग्रुप में अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करो, पर कोई एक हॉबी अपना लो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाओ, ड्राइंग आता है, पेंटिंग आती है, मतलब आर्ट विल टेक आउट ऑल योर स्ट्रेस। तो ये सब चीजें हैं कि कोपिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग बनाओ। बताया था, इज ए डॉक्टर, और उन्होंने ही मुझे बोला था कि लाइफ में ऐसी कोई एक तो खासियत होनी चाहिए जिस पे आप अकेले हो तो भी आप उसके साथ, यानी क्रिकेट है या कोई भी आप स्पोर्ट्स ले लो, या रनिंग है, वो रनिंग बहुत ज़्यादा करते थे, उनको रनिंग का शौक था, तो बोलते हैं कि मैं रनिंग 100 साल तक रनिंग करूंगा मैं डेफिनेटली, और उसके लिए मैं हेल्थ बचा के रखता हूँ। सही बात है, मतलब कोई एक हॉबी होनी चाहिए। और अभी आपने जो वर्ड यूज किया ना कि अकेले हो जाए, तो ये सबसे बड़ा रीजन है ऑल द न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर का, अकेलापन। यू नो, दे फील लेफ्ट आउट ओल्ड एज में ज्यादातर, कि कोई हमारी अभी केयर नहीं कर रहा, हम अकेले हो गए, हमारी कोई सुन नहीं रहा। तो मल्टीपल फैक्टर्स है उसमें, पर ये जो अकेलेपन में रहने की जो आदत है, आर्ट अगर वो लोग सीख जाए तो वो भी शायद ये सब चीजों से बच सकते हैं। वो ज्यादातर एक अकेलापन अगर हावी हो जाए तो फिर कुछ भी साइकियाट्रिक या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आने की कंडीशन बढ़ जाती है। और आजकल लाइफ भी ऐसी है, लोग बहुत ऐसे सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, मगर अंदर से खाली होते हैं। बोलते हैं ना वो, लाइक सोशल मीडिया पे 1000 फ्रेंड है लेकिन एक बैठ के बात करने के लिए कोई नहीं है। एग्जैक्टली। मैडम, कोविड के टाइम पे बहुत सारे हमने देखे थे, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी जो बंद हो गई थी, तो उस
के अंदर क्या डिफिकल्टी आई थी आपको आपके पेशेंटों को ट्रीट करने में? और ऐसे कोविड टाइम में हमारा भी सपोर्ट ग्रुप बंद हो गया था। हाँ, हाँ। क्योंकि हम लोग गैदर तो नहीं कर पाते रहे, क्योंकि और वो लोग भी ओल्ड एज है, तो हमने फिर पूरा ऑनलाइन स्विच किया। और ऑनलाइन स्विच करके उनके ऑनलाइन सेशन लेना शुरू कर दिए। कुछ पेशेंट्स में सक्सेसफुली हुआ, कुछ का कॉग्निटिव डिक्लाइन है, मगर आप जो बोलो वो समझ ही नहीं पाते, वो हमको देख के भी कैच नहीं कर पाते। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट है, आपको 10 बार एक एक्सरसाइज का रिपीटेशन कराना है ना, तो मुझे उनके सामने बैठ के 10 के 10 बार करनी पड़ती है, उसके बाद ही उनका होता है। मैं अगर एक बार भी स्टॉप हो गई ना, तो दूसरा रिपीटेशन स्टॉप, दे विल नॉट कैच कि अभी मुझे फिर से यही करना है। तो वो कॉग्निटिव डिक्लाइन, डिले रिस्पॉन्स, कंसंट्रेशन नहीं है, तो वो लाने के लिए कांस्टेंट मुझे 45 मिनट्स खुद को भी एक्टिव रख के उनको बोल के कराना पड़ता है। तो ऐसे केसेस ऑनलाइन कैच नहीं हो पाते थे, तो ये ज्यादा सबसे बड़ी डिफिकल्टी न्यूरो केसेस में थी। फिर हम कैरगिवर्स को बोलते थे आप आइए ऑनलाइन, हमें करते हुए देखिए। आप हमें देख के उनको बोले थोड़ा धीरे धीरे हमसे लेट, पर आप उनको बैठ के पकड़ के थोड़ा कराओ, पूरे फ्रीज ना हो जाए। और ज्यादातर क्या वो घर पे ज्यादा ये केसेस ज्यादा घर पे रह गए 1-2 साल, तो उनकी सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स बढ़ गई, उनके थोड़े साइकियाट्रिक सिम्टम बढ़ गए पार्किंसंस के साथ। तो ये सब बहुत बड़े चैलेंजेस आए वो कोविड के एरा में। बहुत सारे डॉक्टरों को भी बहुत वो अपना क्या बोलते हैं कि वो जो समय था वो बहुत खराब था, किसी को फिर से याद ही नहीं करना वो पीरियड है ना, बहुत खराब था। एग्जैक्टली। मैडम आपके सेंटर के बारे में बताइए, आप अभी कहाँ पे आपका सेंटर चालू है, और अगर किसी को आना है ये वीडियो देख के आपसे कंसल्ट करने, तो कहाँ पे? हमारा एक सेंटर रेलवे स्टेशन के पीछे अलकापुरी में सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स में C403 में है, दैट इज BK पारेख लाइब्रेरी, उसमें है। वहाँ हर सैटरडे को 4 to 6 PM शाम को मिलते हैं। और एक सेंटर गुरुवार को शाम को 4 से 6 स्पंदन स्कूल फॉर चिल्ड्रन कारेली बाग में है, वहाँ पे है। तो वहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं, ग्रुप थेरेपी करते हैं। और ये सब जो मैंने अभी डिस्कस किया ना पॉडकास्ट में, वो सारी थेरेपी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाती है। और ग्रुप थेरेपी का एक मजा है दैट दे आर नॉट अलोन इन द जर्नी ऑफ सच डिसीज, यू नो। पार्किंसंस हमको अकेले को इतने सारे लोग हैं, ये सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव एटमोस्फियर बनता है, एक दूसरे को लेके उनको मिलने की इच्छा होती है, सोशल उनका इंटरेक्शन होता है। तो ग्रुप थेरेपी के बहुत फायदे हैं ऐसे डिसीजेस में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी भी रन करती है इंडिया में, ऐसे अलग अलग डिसीजेस की सोसाइटी इंडिया में है। स्ट्रोक रिहैब पे भी NGO चलते हैं ग्रुप बना के। थैंक यू सो मच मैडम, आप यहाँ पे आए और इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हमसे की आपने। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं मालूम होती है, यानी मुझे ही एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था कि ऐसे फिजियोथेरेपी में भी अलग अलग ब्रांच होती है, और न्यूरो फिजियोथेरेपी बहुत सारी ऐसे अलग अलग स्पेशलिटी है। और ऐसे न्यूरो फिजियोथेरेपी में भी ये पूरा न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के रिहैब का ये स्पेसिफिक ब्रांच है, पार्किंसंस रिहैब। उसमें भी बहुत सारी अलग अलग नए एक्सपेंसिव कोर्सेज रहते हैं, जैसे LSVT हो गया, उसके स्पीच थेरेपी के मॉड्यूल्स हुए, तो वो सब बहुत नया अभी आ रहा है। तो वी हैव टू अपग्रेड अवरसेल्व्स टू गिव बेटर टू द सोसाइटी। हमने इसलिए ये पॉडकास्ट चालू किया है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके ऐसी अच्छी, कि हम उनके पास जाके ये सब बता सके। लोगों को नहीं पता होता है ये सब जी, अवेयरनेस होना चाहिए इसमें। हाँ, मतलब हम अवेयरनेस के लिए बहुत काम करते हैं। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ग्रुप में, रेडियो स्टेशन, न्यूज चैनल, सब पे हम लोग 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे होता है, उस वक्त हम बहुत अवेयरनेस करते हैं। दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव। तो सब लोग अभी जानने लगे हैं, तो ऐसे ढूंढ के हमको कॉल्स भी आते हैं कि मैम इनको ये लग रहा है, हम आपके पास भेजे। फिर वी एनालाइज, वी सेंड देम टू द न्यूरोफिजिशियन, वी मेक द कंफर्म डायग्नोसिस वेदर इट इज देयर और नॉट। क्योंकि बहुत सारे ओवरलैपिंग डिसीज भी होते हैं ना, एक सिम्टम में पार्किंसंस हो ही गया ऐसा नहीं होता। ट्रेमर्स है तो पार्किंसंस ही हो गया ऐसा नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप तो कराना ही पड़ता है। एंड देन एक्सरसाइज के लिए डॉक्टर्स भी अभी बहुत सजेस्ट करते हैं कि भाई आप मेडिसिन तो लो, लेकिन एक्सरसाइज के बिना तो नहीं चलेगा। तो अभी सारे न्यूरोफिजिशियंस भेजते ही एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज ही इसका इंटीग्रल पार्ट है। तो अभी वो अवेयरनेस सब में आ गया है, तो इट इज बेनिफिटेड। बस बाकी एक जो पर्सनालिटी जिसको ये हुआ है उसको मोटिवेट करके लाना इज अ टास्क फॉर एवरीबॉडी। वो हमको फिर करना पड़ता है आगे, फिर उसको कैसे मेंटेन करना है। वी यूज्ड टू कॉल देम, वी यूज्ड टू काउंसल देम, फॉलो अप बहुत रखना पड़ता है। देन दे आर मोटिवेटेड टू कम टू द ग्रुप, यू नो। कभी कभी ऐसा लगता है ग्रुप में हम दूसरे पेशेंट को देखेंगे तो हमको भी ऐसा होगा, नहीं जाना ग्रुप में। ऐसा नहीं है, सबका स्टेज अलग है, सब केसेस अलग है। तो हाउ यू फोकस ऑन द पेशेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। कोई व्हीलचेयर पे आ रहा है तो
कोई दौड़ के भी तो आ रहा है ना, तो सबको तो एक स्टेज नहीं आता, नहीं सबका अलग है। तो मतलब ग्रुप थेरेपी को अलग नजरिए से देखना है, उसके फायदे ज्यादा देखने हैं। ओके ऐसा। ओके, थैंक यू Thank you so much for inviting me, thank and you, it was really nice meeting you. thank you so much. Thank you so much.